केमिस्ट्री ग्रेड 10 FVISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन स्टोइकियोमेट्री। इसका आज का जो हमारा एसएल हमसे कह रहा है कि यूज़ द मोलर गैस वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मोलर गैस वॉल्यूम को समझें। ये एक मोल गैस की वॉल्यूम का नाम है, यानी अगर आप लोगों ने कोई भी गैस एक मोल में ली तो उसकी इतनी वॉल्यूम होगी, वो मोलर गैस वॉल्यूम है। और एट RTP, व्हाट इज RTP? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है? टेम्परेचर आप लोगों के पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर आप लोगों के पास 1 atm होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस हों तो आप लोग कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, ठीक है, उसका एक मोल लेना आप लोगों ने किसी भी गैस का, तो उसका जो आप लोगों को वॉल्यूम मिलेगा ना, तो दैट वुड बी 24 डेसीमीटर क्यूब। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है कि आप लोग एक इस तरह का क्यूब ले रहे हो, आप लोग एक इस तरह का क्यूब ले रहे हो, कि जिसकी हर साइड, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, तीनों 1 डेसीमीटर के इक्वल है। 1 डेसीमीटर का क्या मतलब है? 10 सेंटीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का इक्वल होता है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये 1 डेसीमीटर क्यूब का एक क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब का एक आप लोगों के पास क्यूब बने। अब वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है कि अगर आप लोग एक इस तरह क्यूब लो इसकी हर साइड 24 डेसीमीटर, तो ये आप लोगों के पास एक 24 डेसीमीटर क्यूब बनेगा और इसके अंदर वो हर तरह की गैस आ जाएगी जो RTP पे 1 मोल आप लोगों ने लिया है। तो कोई भी गैस आप लोग RTP पे लो 1 मोल के इक्वल, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। वेयर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपका ऐसा लो तो RTP तक की ही बात कर रहा था, बट मैं आप लोगों को एक और टर्म भी सिखाऊंगी, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर आप लोगों के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर आप लोगों के पास 1 atm हो। अगर आप लोग STP के ऊपर कोई भी गैस लो 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली कि STP पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब हर का वॉल्यूम होगा और RTP पे 24 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अपनी दो गैसेस को, जैसे एक है हीलियम और दूसरी है क्रिप्टॉन। जो क्रिप्टॉन है 40 टाइम्स हैवियर देन हीलियम है, तो क्रिप्टॉन के एटम्स भी ऑफ कोर्स बड़े होंगे हीलियम से, तो इसका 1 मोल कम जगह घेरेगा, उसका 1 मोल ज़्यादा जगह घेरेगा, सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये इसके बाद नहीं कह सकते कि इनका मोलर वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होगा। मोलर वॉल्यूम दोनों का ही एट RTP 24 डेसीमीटर क्यूब होगा और मैं इसको समझाती हूँ कैसे। जो आप लोगों का वॉल्यूम होता है वो कभी भी एटम के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। और 24 डेसीमीटर क्यूब इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे क्रिप्टॉन का 1 मोल बहुत खुला खुला होकर आ सकता है, तो हीलियम के भी जब 1 मोल के एटम्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे और क्रिप्टॉन के करीब करीब होंगे उससे, लेकिन होंगे उसी जगह पे क्योंकि वो उस जगह पे भी काफ़ी फ्री हैं। तो गैस के एटम्स को आप जितनी बड़ी जगह पे रखो वो उतना ही ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं, तो क्रिप्टॉन भी इसके अंदर परफेक्टली आ जाता है। 24 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये बहुत बड़ा क्यूब है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे छोटे हैं और 6.02 इंटू 10⁻23 गैस के एटम्स, चाहे वो क्रिप्टॉन के हो चाहे हीलियम के हो, उनके लिए 24 डेसीमीटर क्यूब बहुत बड़ी जगह। तो मोलर गैस वॉल्यूम एक ही रहेगा एट RTP और एक ही रहेगा STP, चाहे आप लोग जितना बड़ा साइज़ करते जाओ उसका एटम्स का, कभी भी आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, उसके दरमियान की इंटरमोलिकुलर स्पेस पर डिपेंड करता है। और तब तक ये वॉल्यूम आप लोगों का चेंज नहीं होगा जब तक आप लोग किसी कोई और चीज़ चेंज ना करो, तब तक आप लोगों का प्रेशर चेंज होगा जब तक आप लोग कोई और चीज़ चेंज ना करो। यानी अगर आप लोग वॉल्यूम खुद ज़बरदस्ती कम करते तो फिर प्रेशर ज़्यादा हो ही जाएगा, बट अगर आप लोग RTP कंडीशंस दो तो उसका वॉल्यूम इतना ही बनेगा अगर आप लोग कोई और फोर्स अप्लाई ना करो। और अगर आप लोग STP कंडीशंस दो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 atm प्रेशर रखो तो उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही होगा फॉर ऑल गैसेस।
अगर आप लोग कोई और फोर्स अप्लाई ना करो। तो ये था हमारे दोनों कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला था कि आप लोगों ने जो आरटीपी वाला कॉन्सेप्ट है उसको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करना। अच्छा, बाय द वे ये जो आप लोगों का मोलर गैस वॉल्यूम है, आप लोगों के कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे उन्होंने आप लोगों से बोला कि हम लोगों ने ली हैं 2 मोल्स या आप लोग कह लो 4 मोल्स ऑफ एनी गैस, हीलियम ले लो, एट आरटीपी। उन्होंने बस आपसे इतनी सी बात की, तो आप लोगों से वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, वो अगर आप लोगों से इस तरह कहते हैं तो आप लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ गैस एट आरटीपी इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो अगर आपने इस सबका वॉल्यूम निकालना तो अलग नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और आप लोगों के पास रिजल्टेंटली इस जो गैस है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ा दिया जो हम लोग आगे अपनी ये जो कैलकुलेशन हम लोग करने लगे हैं इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कैलकुलेशन है, अब ये मैं कैलकुलेशंस खुद ही से बनाई हैं, जो बुक से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो मैं एक्सरसाइज के साथ ही सॉल्व करके दूंगी आप लोगों को एक्सरसाइज वाली वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ़ जो उन्होंने हमें मॉल्स दी हैं, उन्होंने हमें यूँ कहा है कि एक गैस है जो 0.25 मॉल्स है। ठीक है, वो गैस है आप लोगों के पास ऑक्सीजन। उन्होंने हमें गैस क्या बताया, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि जो कंडीशंस हैं वो आरटीपी की हैं। ठीक है, तो वो हमसे क्या कहते हैं कि वॉल्यूम हमने निकालना है। तो हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम क्या होगा इसका 24 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ से हम लोग इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे दैट वुड बी 0.25 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर आप लोगों के पास होगा 6 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन नंबर 1 हम लोगों ने कर ली है। कैलकुलेशन नंबर 2 इसी फॉर्मूला के नीचे ही करते हैं। कैलकुलेशन नंबर 2 जो हमसे है वो हमसे कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका वॉल्यूम हमसे बोला है कि हमारे पास जो मास है ऑफ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो 8.8 है। गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो कंडीशंस है वो हमारे पास आरटीपी की हैं, आरटीपी की हैं। ठीक है, हमें पता है कि कितना वॉल्यूम होगा हमारे पास एट आरटीपी 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे उन्होंने हमें नंबर ऑफ मॉल्स नहीं दिया, उन्होंने हमें इसकी मास दे दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ये नहीं निकाल सकते, हमें ये पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे फाइंडिंग एन। एन किस तरह फाइंड करते हैं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एम मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितनी है हमारे पास 8.8, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास जो मोलर मास होती है दैट इज़ लाइक दिस। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 44 बन जाता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास 8.8 है, और ये इसका यूनिट कोई नहीं होता नंबर ऑफ मोल्स का, सिर्फ नंबर होते हैं। और अगर हम लोग इसका अब आंसर निकालें तो इसका आंसर हमारे पास 0.2 है। ठीक है, 0.2। अच्छा, 0.2 हमारे पास निकल आया। अब हम लोग इसका फाइनली ये वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फाइंडिंग V। V इज इक्वल टू N इंटू वी एम, 0.2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर हमारे पास 4.8 डेसीमीटर क्यूब आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास अपनी कैलकुलेशन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम लोग इजी से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे होंगे, थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला देता है CaCO3 प्लस 2HCl। इसका प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा CaCl2 प्लस H2O, और आगे वो हमें देता है CO2। और फिर वो हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने वॉल्यूम निकालनी है जो हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी। अच्छा, वो कह रहा है आरटीपी कंडीशंस हैं इसकी, कंडीशंस आरटीपी है हमारे पास। और हमारे पास जो आगे हमसे कहता है कि व्हेन 5 ग्राम ऑफ CaCO3 रिपीट्स कम्प्लीटली विद एक्सेस एसिड, ये हमारे पास हमारा
प्रॉब्लम है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि व्हेन 5 grams ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद एक्सेस एसिड, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने 5 पुट अप करके हम देखते हैं, एक एक स्टेप कर करके इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें पता है कि जो फॉर्मूला मास है आप लोगों का ऑफ CaCO3 दैट इज़ 100 ग्राम, ये उन्होंने वैसे साथ भी दिया होगा आप लोगों को। एंड देन आप लोगों ने निकालना है, आप लोगों को उन्होंने मास से बता दी कि 5 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट करा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ऑफ CaCO3। तो ये आप लोग के साथ निकालोगे 5/100 करोगे और इसका आंसर आप लोगों के पास 0.05 मोल्स हो जाएगा। तो वो आप लोगों से कह रहा है कि 0.05 मोल्स जो हैं वो अगर रिएक्ट करेंगे तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों के पास बन जाएंगे उसका आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा था। तो इसका ये मतलब है कि 0.05 मोल्स ऑफ CaCO3 0.05 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। यूजिंग मोल रेशो टू फाइंड N of CO2, 1 mole of CaCO3 is equal to 1 mole of CO2, 0.05 mole of CaCO3 is equal to 0.05 mole of CO2। तो आप लोगों के पास CO2 का मोल आ गया ना, CO2 का आप लोगों के पास जो मोल आ गया दैट इज़ 0.05। और इसके बाद ये कि आप लोगों को इसकी वो भी पता है, आप लोगों को VM भी इसका पता है, यानी कि मोलर वॉल्यूम दैट इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब। और इधर से आप लोग निकालोगे इसका V दैट इज़ 0.05 इंटू 24 और इसका जो आंसर होगा आप लोगों के पास 1.2 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप लोग इसको उसमें कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों का रिजल्ट आ गया कैलकुलेशन नंबर 3। इजी से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ गए थे। होप सो आप लोगों को ये वाली एग्जाम्पल भी, ये वाली कैलकुलेशन भी समझ आई होगी, ठीक है। ये हमारे पास हमारी टोटल कैलकुलेशन थी, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। ये वाला एसएल यहीं पर ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने रिलेटेड इससे कैलकुलेशंस भी 3 सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले एसएल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।